बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है पिछले लेक्चर्स आपको समझ आए होंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़े थे नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें सबसे पहले जो था वो बाइसेक्शन मेथड था। बाइसेक्शन मेथड में पहली जो फर्स्ट अजम्पशन होती है, जो उस मेथड की बेस है, उसका हार्ट है, वो है उसको हम एक रूट को ब्रैकेट करते हैं कि अगर आपकी रूट एक इंटरवल के अंदर लाई करती है तो फिर हम अपनी कैलकुलेशन वहाँ पे स्टार्ट करते हैं और हम उस इंटरवल को बाइसेक्ट करते चले जाते हैं। पहला इंटरवल लेके उसको हाफ में हम डिवाइड करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस हाफ में से किस साइड पे हमारी रूट लाई करती है, तो फिर हम उस इंटरवल को अगेन हाफ करते हैं और इस तरह से करते चले जाते हैं और यहाँ तक कि हमें फिर रिक्वायर्ड जो है एक्यूरेसी के से रूट जो है वो मिल जाती है। रूट हमारी श्योर होती है क्योंकि हमने पहले ही उसको इंटरवल में ब्रैकेट किया होता है। फिर हमने उसके बाद दूसरा जो मेथड पढ़ा था दैट वाज सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड में क्या होता है कि हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, डाटा पॉइंट्स इनिशियल गेस के तौर पे लेते हैं, लेकिन वहाँ हम रूट को ज़रूरी नहीं है कि ब्रैकेट करें या ब्रैकेट करते ही नहीं हैं। ऑटोमेटिकली अगर हमारे इंटरवल में रूट आ जाती है तो कोई हर्ज नहीं है, नहीं आती तो भी हमें कोई इतनी उसकी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर हम ये करते हैं कि वो सीकेंट लाइन हम ड्रा करते हैं और जहाँ वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही होती है हम उसको नेक्स्ट जो है वो पॉसिबल रूट की वैल्यू लेके और वहाँ से फिर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं और दोबारा से फिर सीकेंट लाइन जो है ड्रा करते चले जाते हैं। और हमने उसके लिए आपको एक फार्मूला भी बताया था कि उसमें सीकेंट लाइन में मेथड में हम सिमिलर ट्रायंगल से एक फार्मूला भी ड्राइव करते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी नई वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने लीनियर इंटरपोलेशन का मेथड पढ़ा। लीनियर इंटरपोलेशन में क्या है कि हमने बाइसेक्शन मेथड को और सीकेंट मेथड दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन किस तरह किया कि हमने बाइसेक्शन मेथड की जो हम रूट ब्रैकेटिंग करते हैं विद इन एन इंटरवल वो हमने इसमें यूज़ की, और फिर दूसरा यह है कि सीकेंट मेथड्स का जो फॉर्मूला था उसको हमने वहाँ से सीकेंट लाइन ड्रा की और उससे पहले हमने ब्रैकेट कर ली रूट। तो अब रूट भी ब्रैकेटेड है और सीकेंट लाइन भी आपने ड्रॉ की और वहाँ से आपने इस फॉर्मूला की हेल्प से रूट फाइंड आउट करना शुरू कर दी। तो ये हमारा लीनियर इंटरपोलेशन फॉर्मूला मेथड था। उसके बाद हमने मॉडिफाइड लीनियर इंटरपोलेशन मेथड किया। वो क्या था? वो ये था कि जो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आती है, जो हम रिटेन कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, जिस पॉइंट को और जिस फंक्शन को हम रिटेन करते हैं उस फंक्शन की वैल्यू को हम हाफ कर देते हैं या हम उसको 1/3 कर दें। तो इस तरीके से हमें जो है वो रूट ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा जल्दी मिल जाती है, नंबर ऑफ़ इटरेशन कम हो जाते हैं और हमारी रूट हम जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो हमारे पास ये मॉडिफाइड लीनियर इंटरपोलेशन फार्मूला था। लेकिन इन दोनों मेथड्स में, सीकेंट मेथड में, लीनियर इंटरपोलेशन मेथड में और मॉडिफाइड लीनियर इंटरपोलेशन मेथड में हम स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे होते हैं। हम अपने फंक्शन को एज्यूम कर लेते हैं कि इन द नेबरहुड ऑफ द रूट जो है हमारा फंक्शन जो है वो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन को। तो फिर उसको हम आगे मेथड पे अप्लाई करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है फंक्शन हमारे अगर लीनियर होंगे तो हमें न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम तो अपने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करना चाहते हैं। सो देयर इज़ अनदर मेथड जिसमें हम लीनियर या स्ट्रेट लाइन नहीं कंसीडर करते, बल्कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो है या पॉलिनॉमियल ऑफ ऑर्डर 2 जो है वो हम कंसीडर करते हैं। उसके लिए आप देखिए कि हमारे पास अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करें तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, हमारे पास कोई भी जो है वो अगर पॉलिनॉमियल की को देखें तो सेकंड ऑर्डर पॉलिनॉमियल जो है वो आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, तो ये पॉलिनॉमियल आपके पास आ गया। अब इसमें c, b और a ये तीनों कोएफिशिएंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एग्जैक्ट पॉलिनॉमियल के लिए जो कि वैल्यूज़ हों। सो हमें a, b और c कैलकुलेट करने हैं। जब a, b और c कैलकुलेट करने हैं तो हमें 3 डेटा पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले हम 2 डेटा पॉइंट्स की बात कर रहे थे।
हम 2 पॉइंट्स लेते थे और वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, लेकिन अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे तो हम एक पैराबोलिक पाथ जो है वहाँ पे डिफाइन कर देंगे और हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो पी फंक्शन है उसके ये वो फंक्शन जो है इन 3 डेटा पॉइंट्स से क्रॉस कर रहा है। तो उसके लिए जो मेथड है उस मेथड का नाम म्यूलर्स मेथड है। ठीक है, म्यूलर्स मेथड है। म्यूलर्स मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने 3 डेटा पॉइंट्स लेते हैं अपने ग्राफ पे और उससे हम स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास क्या है कि कोई भी फंक्शन है, हम अपना एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, हम अपना वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कोई भी आप फंक्शन की वैल्यू ले लें, ठीक है, ये कोई भी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पे हमने इसको एक पॉइंट लिया, तीन डेटा पॉइंट्स हमने लेने हैं। यहाँ पे लेटेस्ट से हमने ये x0 ले लिया, x1 ले लिया और x2 ले लिया। इसके करस्पॉन्डिंग आपकी फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x0 है, f ऑफ x1 है और f ऑफ x2 है। ठीक है, तो हम इन 3 पॉइंट से एक पॉलिनोमियल बनाएंगे और इनसे हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ये 3 पॉइंट्स हैं, थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो है पॉलिनोमियल है वो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम इसको और आसान कर सकते हैं। आपको याद होगा अपने कैलकुलस में शिफ्ट ऑफ ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। शिफ्ट ऑफ ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम अप्लाई करें तो हमारा ये कैलकुलेशन कहीं ज़्यादा आसान हो जाती है। वो हम क्या करेंगे, हम जो सेंट्रल पॉइंट है हम अपना ग्राफ वहाँ एक्सिस को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि ये आपके पास वाई एक्सिस यहाँ आ गया, शिफ्ट किया जब आपने, और इसको हम क्या करते हैं और मज़ीद आसान बना लेते हैं कि इसको हम x0 कह लेते हैं, इसको x1 कह लेते हैं और इसको x2 कह लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास x एक्सिस जो है वो ये है और y एक्सिस जो है ये पासिंग थ्रू द पॉइंट x0 है, और फंक्शन आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन हमारे पास f एट x0, f0 में इसको कह लेती हूँ, x1 के करस्पॉन्डिंग में इसको f1 कह लेती हूँ और x2 के करस्पॉन्डिंग इसको मैं f2 कह देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शंस की वैल्यू इन डेटा पॉइंट्स पे आ गई। तो हमने ये अज्यूम किया है कि ये है। अब देखिए शिफ्ट ऑफ ग्राफ से क्या है कि हमारे पास यहाँ पे x0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो f0 है, इस पे ये है, तो हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ड्रा अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस से p और इसको हम कह देते हैं v है। दिस इज इक्वल टू a v स्क्वायर प्लस b v प्लस c। ये हमने एक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया कि जो इन तीनों पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। तो अब v को डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि लेट v इज इक्वल टू x माइनस x0। ठीक है, अब देखें सारा प्रॉब्लम आपका कितना आसान हो गया कि व्हेन x इक्वल टू x0 तो v जो है वो 0 हो जाएगा। व्हेन x इक्वल टू x1 तो ये x1 माइनस x0 आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, और लेट अस से कि आपके पास x1 माइनस x0 जो है दैट इज h1, और इसी तरह से x1 इधर है राइट हैंड साइड पे, तो x1 माइनस x0 जो है वो h1 हो गया, और x0 माइनस x2 जो है वो लेट अस से दिस इज h2 है। ठीक है, हमने इवन दोनों जो हैं इंटरवल्स वो भी सेम नहीं लिए, डिफरेंट वैल्यूज ली हैं। आप इनको अगर और मज़ीद आसान करना चाहें तो आप इसको भी दोनों जो हैं इंटरवल्स उनको सेम मैग्नीट्यूड के ले सकते हैं, लेकिन हम इसको जर्नल ले रहे हैं। आप बाद में इसको दोनों को h1 को इक्वल टू h2 करेंगे तो आपके प्रॉब्लम और मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब क्या है कि हमने ये डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास क्या है, पहला सबसे काम क्या होगा कि P2 एट x इक्वल टू x0 पे क्या होगा कि v आपके पास जो है x इक्वल टू x0 में यहाँ लिख भी देती हूँ कि एट x इक्वल टू x0 हमारे पास v आ जाता है x0 माइनस x0 इक्वल टू 0। तो P2 0 जो है दैट इज इक्वल टू a, और v 0 हो गया ना, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आपके पास आ गया c, और फंक्शन की क्या वैल्यू है दैट इज f0।
ठीक है, तो आपके पास यहाँ से इमीडिएटली अगर हम वो काम ना करते कि हम शिफ्ट ऑफ ग्राफ वाला काम ना करते तो ये थोड़ा सा मुश्किल था कि आपके पास ए की वैल्यू भी आनी थी, बी की वैल्यू भी आनी थी, सी की वैल्यू भी आनी थी और वो एफ नॉट के इक्वल होती। फिर आपके पास सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस आता और सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन को आप सॉल्व करते तो आप ए बी सी कैलकुलेट कर सकते थे। अब यहाँ पे इस शिफ्ट ऑफ ग्राफ की वजह से हमें आसानी ये हो गई कि हमने इमीडिएटली एक कोएफिशिएंट जो है सी जो है वो हमने इमीडिएटली कंप्यूट कर लिया और वो आपके पास वैल्यू जो है वो एक्स नॉट के बराबर आई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एट एक्स इक्वल टू x1 v इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट और ये आपके पास है h1। तो यहाँ से आपके पास क्या है p2 ऑफ h इक्वल टू एच स्क्वायर v के बजाय v आपके पास h1 आ गया, ठीक है, h1 स्क्वायर प्लस b h1 प्लस c को मैं अभी चाहूँ तो f नॉट लिख दूँ या मैं c को साथ रखे भी रख सकती हूँ, लेकिन चलें हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज c की बजाय उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड दिस इज इक्वल टू पोलिनोमियल एट h1 कहाँ पे पॉइंट है, अब x1 पे है, x1 पे इसकी वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू f1 मैंने कहा। इसी तरह से एट x इक्वल टू x2 आपके पास क्या है, आपके पास v है x2 माइनस एक्स नॉट। अब मैंने यहाँ डिफाइन किया x नॉट माइनस x2 इज इक्वल टू h2, तो ये मेरे पास क्या आ गया माइनस h2। तो यहाँ से आपके पास p2 माइनस h2 जो है दैट इज इक्वल टू a और माइनस h2 स्क्वायर प्लस b माइनस h2 प्लस f नॉट और इस पॉइंट पे आपके पास क्या है, दिस इज f2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाता है a h2 स्क्वायर माइनस b h2 प्लस f नॉट इज इक्वल टू f2, ठीक है, यहाँ से आपको ये मिल गया। अब हमारे पास एक ये है और f नॉट हमें फाइंड आउट, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, a और b में दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं, हमने a और b कैलकुलेट करने हैं। सो हम क्या करेंगे कि आपके पास देखिए कि जब हम इसमें से कोई भी a या b को, पहले हमारे पास इक्वेशन मैं दोबारा लिख लेती हूँ, a h1 स्क्वायर प्लस b h1 प्लस f नॉट इज इक्वल टू f1, एक इक्वेशन हो गई। दूसरी हो गई a h2 स्क्वायर माइनस b h2 प्लस f नॉट इज इक्वल टू f2। अब इनमें से हमें a और b दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं। एक अननोन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पहली इक्वेशन को h2 से मल्टीप्लाई करें, दूसरी इक्वेशन को h1 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा, that will be a h1 square h2 plus b h1 h2 plus h2 f naught is equal to h2 f1। दूसरी इक्वेशन को हम h1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a h1 h2 square h1 माइनस b h1 h2 प्लस h1 f नॉट इज इक्वल टू h1 f2, ठीक है। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट ऐड किया तो हमारे पास आ गया a h1 स्क्वायर h2 प्लस a h2 स्क्वायर h1, यहाँ से ये दोनों को ऐड किया, ये दोनों कैंसिल हो गए और प्लस h2 प्लस h1 और f नॉट इज इक्वल टू h2 f1 प्लस h1 f2, ठीक है। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो ये आ गया, आपके पास a कॉमन ले लें तो आपके पास h1 h2 और यहाँ पे h1 प्लस h2, ये आपके पास हमने, क्योंकि दोनों में h1 h2 हैं तो हमने ये कॉमन ले लिए और उसके बाद हमारे पास h1 बचा और h2 बचा, तो ये आ गया this whole thing is equal to h2 f1 प्लस h1 f2 माइनस, हमने ये सारा माइनस इधर ले जाते हैं, दैट इज h2 या h इस तरह भी लिख सकते हैं h1 h2
और F0। ठीक है, यहाँ से आपके पास A की वैल्यू आ गई H2F1 प्लस H1 F2 माइनस H1 प्लस H2 F0 होल थिंग डिवाइडेड बाय H1 H2 H1 प्लस H2। तो ये हमारे पास A कैलकुलेट हो गया। अब कंप्यूटर में ये बड़े मज़े की बात है और आसानी है कि हमने एक दफ़ा A को कैलकुलेट कर लिया तो हमें इक्वेशंस में B को कैलकुलेट करते हुए हम जस्ट A लिख सकेंगे और हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको जो है वैल्यू पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूट करें फंक्शन की वैल्यू। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ से B को कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर मैं यही इक्वेशन ले लूँ, ठीक है, ये वाली इक्वेशन ले लूँ जो पहली वाली है, तो मेरे पास क्या आएगा BH1 इज इक्वल टू F1 माइनस F0। मैं ये सिर्फ ये रख रही हूँ, F ये ले गई इस साइड पे, ये माइनस H1 स्क्वायर भी आ गया और मेरे पास B मल्टीप्लाइड बाय H1 था, तो मैंने इसको दोबारा से चले मैं इसको लिख लेती हूँ, दैट इज B इज इक्वल टू F1 माइनस F0 माइनस H1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय H1। तो यहाँ से मैं B की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, C की भी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी F0 के इक्वल आ गई। अब यहाँ मैं यही आपसे बात कह रही थी कि हमें A को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम C को कैलकुलेट करेंगे तो वो C की वैल्यू जो है वो F0 यहाँ पे यूज़ होती रहेगी, और जब हम A को भी कैलकुलेट कर लेंगे तो A जो है F0 अगर ना भी लिखते, मैंने पहले आपसे कहा था अगर ना भी लिखते तो भी वो मौजूद रहता, क्योंकि हमने C को F0 कैलकुलेट कर लिया था। अब A की वैल्यू जो है वो यहाँ से वो कंप्यूट हो जाएगी, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो न्यूमेरिक नंबर्स होंगे, तो A की एक वैल्यू होगी जो कि यहाँ सब्स्टिट्यूट होगी, जहाँ से आप B को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो आपके पास सो यहाँ से जो वैल्यूज़ आई हैं वो ये आई हैं। अब इसको फर्दर हम, क्योंकि देखें कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हमने अपना मिनिमम कैलकुलेशंस करानी है, क्योंकि मिनिमम कैलकुलेशंस में आपकी एरर भी कम होती है, आपका CPU टाइम भी कम खर्च होता है। सो हमें चाहिए, हमें कोशिश ये चाहिए होती है कि हम उसको मिनिमाइज कर लें। लेट अस से कि हम इसमें एक डिफाइन कर देते हैं ईटा इक्वल टू H2 ओवर H1। जब ये हम डिफाइन कर लें तो यहाँ आप देखिए कि आपके पास H1 H2 है। सो मैं यहाँ से सारे का सारा अगर कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाता है A इक्वल टू H2 ओवर H1 प्लस, अब मैंने ये यहाँ से H1 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया F2 माइनस 1 प्लस H2 ओवर H1 F0 दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी मैं H1 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास H1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा H2। ठीक है, मैंने इसमें से एक ये कैलकुलेट कर लिया और एक ये कैलकुलेट कर लिया, 1 ओवर H2 ओवर H2 ओवर H1। तो यहाँ से आप देखिए आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, ये H और एक H इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो आपके पास आ जाता है ईटा प्लस F2 माइनस 1 प्लस ईटा F0 होल थिंग डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हो गया। इसमें आपने मैं सिंपल ये देखना चाह रही हूँ कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, लेकिन नहीं, गलती तो यहाँ नहीं हो रही, लेकिन यह है कि हम इसमें यहाँ पे सॉरी ये देखिए ना, हमने F1 मिस किया है, जो कि मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि हम कहीं पे कोई गलती, ईटा F1 ओवर दिस थिंग, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 1 प्लस ईटा और H2 ओवर H1, तो ये आपके पास आ जाएगा H1 क्यूब ईटा 1 प्लस ईटा। ठीक है, आपके पास ये चीज़ जो है यहाँ से आ गई। इसी तरह से हम यहाँ पे चाहें तो ये इसमें भी हम कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इस किस्म की रेशो नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें यह है कि देखिए कि आप अगर करते
अब यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन है और दूसरी ये ऐड होगा और ये दूसरी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक मल्टीप्लिकेशन ये थी, एक ये थी और फिर इसके बाद एक और थी। तो हमने अपनी जो कंप्यूटेशन है उसको मिनिमाइज कर लिया और हमने ए, बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। वंस हम ए और बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो फिर हम क्या करेंगे कि हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप देखिए कि आपके पास क्या था, P2V इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर प्लस बी वी प्लस सी। ठीक है, जब हमने ये इसमें अब ए बी और सी तीनों हमने फाइंड आउट कर लिए, तीनों फाइंड आउट कर लिए, तो उसके बाद जब इसका हम रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए, दिस इज v इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल थिंग डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास आ गया। अब v हमारे पास क्या था, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से हमारे पास x की नई वैल्यू कैलकुलेट होती है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको, मैंने आपसे कहा था कि जहाँ प्लस माइनस की बात होती है तो हम अवॉइड करते हैं कि हमारे पास माइनस ना आए। सो मैं ये करूँगी कि मेरे पास ये माइनस बी है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको हम चलें 2a भी साथ ही लिख लेते हैं। 2a इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ माइनस है मैं प्लस के साथ कर देती हूँ, तो ये b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हो गया। जब इसको हमने लिखा तो ये क्या है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आपके पास इस तरह से आया, तो आपके पास आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और ये और माइनस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए और ये आपके पास आ गया। और यहाँ हमारे पास 2a भी था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे भी लिखती हूँ 2a, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2a कैंसिल हुआ तो ये 2 रह गया, a भी कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया माइनस 2c डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो हमारे पास ये आ गया। जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू एक्स नॉट माइनस 2c डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारे पास रूट फाइंड आउट हो गई x की वैल्यू। अब आप देखिए कि क्या है कि हमें, क्योंकि x माइनस हमारे पास जब ये एरर, ये रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट हमें कब मिलेगा, जब x माइनस एक्स नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू दैट शुड बी लेस देन सम एप्सिलॉन, जो कि हम टॉलरेंस की भी कहते हैं, और एरर भी, आपकी कितनी एरर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी एरर आपको चाहिए, वो आप एप्सिलॉन की वैल्यू देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब क्या है कि हमने इस एरर को मिनिमाइज करना है। इस एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि ये फैक्टर आपका स्मॉलेस्ट फैक्टर हो, छोटे से छोटा हम इसको करना चाहेंगे। उसके लिए क्या है कि अब जब ये प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस में से हम क्या लेंगे कि अगर हमारे पास b लेस देन 0 हो, इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू माइनस में आएगी। जब ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, दोनों ऐड होंगे तो आपका डिनोमिनेटर और बड़ा हो जाएगा। सो हमें वही हमारी रिक्वायरमेंट है। सो अगर ये b लेस देन 0 है तो हमें जो है ये सिग्नेचर जो है ये वाला यहाँ पे माइनस लेना चाहिए। ठीक है, और अगर b ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि b पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों को ऐड होना चाहिए। सो हम जो है ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे लेंगे। तो हमारे पास जो है टोटल जो है वो रिजल्ट वो इस तरीके से
कैलकुलेट हो जाएंगे कि ये आपके पास जो है वैल्यू, आपने ए बी और सी तीनों ही वैल्यूज पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। इस कैलकुलेट करने से आपके पास जो है ये हम यहाँ पे नई एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास जो था वो ये सेंटर वाला पॉइंट है। ठीक है, एक्स नॉट जो है वो आपका सेंटर वाला पॉइंट है। अब ये है कि हम नेक्स्ट वैल्यू को, क्योंकि हमारे पास तो 3 पॉइंट्स थे, ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने ये एक्स नॉट लिया था, ये x1 लिया था और ये x2 लिया था। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन की वैल्यू जो थी ये f2 था, यहाँ पे f0 था और यहाँ पे f1 था। ठीक है, ये इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी। अब हमने क्या करना है कि जब नई x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो हम यहाँ पे किधर जाएंगे। ठीक है, हमने फिर स्वैप करना है, हमें फिर 3 पॉइंट्स डाटा पॉइंट चाहिए। जब हम स्वैप करेंगे 3 डाटा पॉइंट हमें चाहिएंगे तो वो हम कौन से रखेंगे। उसमें क्या है कि आप जब x को कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि ये x कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, आपका x कहाँ लाई कर रहा है। अगर x आपका यहाँ लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इस पॉइंट को x0 कह लेंगे, ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका x2 हो जाएगा, और आप नई जो इटरेशन है वो इन डाटा पॉइंट के साथ शुरू कर देंगे कि आपके सेंटर में अगर आता है तो ये आपका x0 है, इस साइड पे आपका x1 है, इस साइड पे x2 है। अगर ऐसे नहीं है और आपके पास ये डाटा पॉइंट मैं दूसरी जगह ड्रा करती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि अगर हमारे पास ये एक्चुअल x0 था, ये x1 था और ये आपके पास x2 था, और अगर डाटा पॉइंट यहाँ आ जाता है तो उसमें क्या है कि फिर आप इसको x0 लेंगे, ये आपका x1 एज इट इज रहेगा और ये आपका x2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो आपके पास जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से स्वैप होंगी। ठीक है, और अगर देखें 2 पॉसिबिलिटी, इसके अलावा भी अगर x0 पे आ जाता है, x1 पे आ जाता है, x2 पे आ जाता है तो ऑब्वियसली वो आपकी को रूट मिल जाती है। लेकिन अगर ये है कि देयर इज़ आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि ये उसमें के अंदर आए ही ना, आपके पास x0 है, आपके पास x1 है, आपके पास x2 है, तो क्या होगा कि अगर फर्ज करें कि आपके पास रूट यहाँ पे वैल्यू आती है तो फिर आप क्या करेंगे। फिर आप ये करेंगे कि इस पॉइंट को आप x0 ले लेंगे, इस पॉइंट को आप x2 ले लेंगे और ये आपका नया पॉइंट जो है वो x1 हो जाएगा। इसी तरह अगर पॉइंट आपके पास इस साइड पे आता है तो आप इस पॉइंट को x2 कहेंगे, इसको आप x0 कहेंगे और ये आपका x1 हो जाएगा। सो आपने इस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को स्वैप करना है। ठीक है, आपको समझ आ गई कि हमने क्या किया। हमने म्यूलर्स मेथड में हमने एज्यूम किया कि हम अपनी जो फंक्शन है उसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं विद अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, या हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं। अब जब पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री आपके पास आ गया तो उसमें आपके पास a, b और c 3 अननोन कोएफिशिएंट्स आ गए। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम वो 3 अननोन्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पॉइंट्स x0, x1, x2 की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब हमारे वो पॉइंट कैलकुलेट हो, ए बी सी कैलकुलेट हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और v इज इक्वल टू x माइनस x0। तो वहाँ से हमारे पास नई वैल्यू ऑफ x जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। अब नई वैल्यू कैलकुलेट हुई, डिनोमिनेटर हमने कहा कि अगर b लेस देन 0 है तो फिर हम दूसरी जो टर्म है जो स्क्वायर रूट में है उसको भी माइनस ले लें, और अगर b जो है ग्रेटर देन 0 है तो वो टर्म जो है हम b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट जो है वो पॉजिटिव ले लें। ठीक है, तो दोनों केसेस में हम इस तरीके से स्वैप करते हैं। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारा x की वैल्यू क्या आई, तो हम देखते हैं कि वो नई x की वैल्यू अगर आपके इंटरवल के अंदर लाई करती है तो फिर हम देखेंगे कि अगर वो एक पहले इंटरवल में जहाँ पे आपके पास x0 और x2 है उसके सेंटर में, उसके दरमियान में कहीं पे भी लाई करती है तो हम उस पॉइंट को x0 ले लेंगे और x1 और x2। और फिर अब आपको समझ आई कि मैंने अनइवन लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स क्यों ली। इसलिए कि जब आप नई रूट निकालेंगे तो आपकी जो है वो बाइसेक्शन तो नहीं हो रही,
आपकी रूट कहीं भी आ सकती है। जब एक कहीं भी रूट आएगी तो फिर आपके पास एक h1 और h2 की वैल्यूज कैलकुलेट होंगी हर दफ़ा, और वो डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। फिर इसी तरह मैंने कहा कि अगर रूट आपकी राइट हैंड साइड वाले सब इंटरवल में लाई करती है तो आप उसका पॉइंट x0, एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो x1 और दूसरा पॉइंट जो है वो x2 लेंगे और फिर उस तरीके से प्रोसीड करेंगे। और अगर बाहर है तो फिर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, आपके पास वो नई वैल्यू x2 आ जाएगी और x0 और x1 उस तरीके से आएंगे। सॉरी, आपकी जो है वो वैल्यू x1 आ जाएगी। और इसी तरह से अगर आपकी रूट जो है वो लेफ़्ट साइड पे लाई करती है तो फिर आपकी इसी तरीके से वैल्यूज़ जो हैं वो इंटरचेंज होंगी। सो आपके पास जो है, हमने आपको बताया कि आपका म्यूलर मेथड जो है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ एक एग्जांपल है जो कि हम आपको बताएंगे कि म्यूलर मेथड से हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये है कि आपके पास फंक्शन है f of x इक्वल टू 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 0। अब हम ये करते हैं कि हम इसको एक पॉलिनोमियल की हेल्प से इसकी वैल्यू करते हैं। हमने a की वैल्यू भी कोएफिशिएंट्स a कैलकुलेट किए, कोएफिशिएंट्स हमने b कैलकुलेट किए, कोएफिशिएंट हमने c कैलकुलेट किया। अब वहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मैं देखूँ मेरे पास जो है वो a और b की क्या वैल्यूज आती हैं। तो a आपके पास क्या आ गया, a आपके पास आया h2 f1 प्लस h1 f2 माइनस h1 प्लस h2 f0 ओवर h1 h2 h1 प्लस h2। मैं कोशिश करती हूँ इसको मैं ज़बानी याद रख सकूँ। यहाँ हमारे पास a है h1 f2 प्लस h2 f1 माइनस h1 प्लस h2 f0 डिवाइडेड बाय h1 h2 ओवर h1 प्लस h2। इसी तरह से जब हमने b को कैलकुलेट किया तो वो भी मैं देख लेती हूँ दोबारा से पीछे कि कंफर्म भी कर लेती हूँ कि मेरे पास वो क्या वैल्यू आई। ठीक है, ये आपके पास ये वैल्यू आई और b की वैल्यू जो है वो दैट इज़ f1 माइनस f0 माइनस a h1 स्क्वायर ओवर h1। तो आपके पास जो है f1 माइनस f0 माइनस h1 स्क्वायर f कौन सा वाला f है डिवाइडेड बाय h1। एक सेकंड में दोबारा से इसको देखना चाहूँगी। a1 h स्क्वायर, ठीक है, सॉरी a h1 स्क्वायर है। तो हम जो है इसको दिस इज a1 और a1 तो है नहीं h स्क्वायर, तो हमारे पास जो है वो h स्क्वायर ओवर h1 है। और इसी तरह से आपके पास जो c की वैल्यू है वो दैट इज f0 इज c, ठीक है, c की वैल्यू ये है। अब आपके पास क्या है, आपके पास x इक्वल टू x0 माइनस 2c ओवर b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, आपके पास ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो है वो आपने विद इन द इंटरवल 0-1, तो आपके पास जो इंटरवल है वो आपके पास है 0-1। तो आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पे x जो है वो 0 से 1 तक का इंटरवल आपको गिवन है। आप इसको इसमें तीन वो कर लीजिए, इसमें 3 पॉइंट्स आपने लेने हैं। तो लेट अस से कि हम इसी को x2 कह देते हैं, ये x0 है और ये x1 है। तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास x0 जो है वो आपका, अगर हम इसको फर्स्ट टाइम ऐसे करें कि हम इसको जस्ट बाइसेक्ट कर लें, ठीक है, हम h1, वो तो मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि हम दोनों को इक्वल ले लेते हैं। और ये हमारे पास x0 कहाँ पे है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 0.5 है, ठीक है। x1 जो है वो दैट इज इक्वल टू 1.0 और आपके पास x2 जो है वो 0.0 है, ठीक है। तो यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास f0 क्या आएगा, f0 को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 3/2 प्लस साइन ऑफ 1/2 माइनस ई रेज़ टू दी पावर x जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे
आपके पास f0 की वैल्यू आएगी। इसी के करस्पॉन्डिंग जब f1 कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 प्लस साइन 1 माइनस ई जो है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ f1, और इसी तरह से आपके पास f2 कैलकुलेट होगा जो कि है 0 0 और -1। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास -1 आ जाती है। जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, आपके पास x0, x1 और x2 हो गए, तो यहाँ से आपने h1 और h2 कैलकुलेट किया जो हमें ज़रूरत है, या h2 ओवर h1 जो है ईटा की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपके पास h1 जो है वो आपके पास आ गया 0.5, h2 जो है वो आपके पास क्या है x0 माइनस x2 माइनस x0 है, तो वो आपके पास जो है क्या होगा, हमने ये लिया था v इक्वल टू x माइनस x0। तो अब आपके पास जो है वो x2 है, x2 माइनस x0 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.5, ठीक है। और आपके पास जो है h2 ओवर h1 जो कि हमने ईटा डिफाइन किया था दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। यहाँ से आपने फिर f0, f1, f2 कैलकुलेट किए। जब आप यहाँ पे a में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप देखिए जब h1 भी आपके पास आ गया, f2 आ गया, h2 f1 आ गया और ये सारा, और अगर आप इसमें से कॉमन लेके उस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये छोटी सिंपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये है कि जब बड़े प्रॉब्लम करेंगे तो ऑब्वियसली हमें इनके ऑपरेशंस जो हैं, ये एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इन सब चीज़ों को मिनिमाइज करने की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह से b की वैल्यू जो है, यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट होगी, यहाँ सब्स्टिट्यूट होगी, और b की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। c की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है कि दैट इज इक्वल टू f0, ठीक है। तो जब ये यूज़ हो गई तो आपने एक x की वैल्यू कैलकुलेट की। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लेट अस से कि हमारे पास जो है इसका आंसर शायद 0.34 समथिंग आ रहा था, तो हमारे पास अगर देखें ये 0.5 है, ठीक है, ये 1 है। अगर हमारा 0.3 के लगभग है तो 0.3 जो है वो यहाँ कहीं पे लाई करता है। जब ये लाई करता है तो अब जो नेक्स्ट आपकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हम इस पॉइंट को x0 ले लेंगे, इसको x1 ले लेंगे, ये वाला, और ये जो पॉइंट है ये आपका x2 अगेन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप इसी तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर आप देखिए कि आपके पास जो वैल्यू आएगी b की, वो आपके पास, क्योंकि f1 आपके पास है यहाँ पे, अगर आप कैलकुलेट करें तो अगर b पॉजिटिव है, ठीक है, b अगर पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे कि ये b पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आप यहाँ पे भी रखेंगे, और अगर b की वैल्यू नेगेटिव आई है तो ये और ये दोनों जो है नेगेटिव होके सम अप होके आपका डिनोमिनेटर बेसिकली बड़ा होना चाहिए एरर को मिनिमाइज करने के लिए। सो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर की दोनों जो टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड करेंगे, तो इससे आपके पास जो है एक वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और वहाँ से आप स्वैप करके अगली वैल्यू पे आ जाएंगे। सो ये मेथड है जो कि आपको म्यूलर मेथड कैलकुलेट करने के लिए है। लेकिन प्लीज़ बच्चों, आप जो है रोज़ के रोज़ काम करें और रोज़ के रोज़ ये कैलकुलेशंस आप करें, बैठें कंप्यूटर पे, आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें और देखें कि आपका ये प्रोग्राम रन करता है या नहीं करता, और आप इसमें एरर ढूंढें। एक दफ़ा एरर आएगी, डेफिनेटली हो सकता है बहुत सारी एरर्स भी आ जाएं, लेकिन क्या होगा कि आपके लिए ये आसानी पैदा कर देगा, ठीक है। उसमें क्या है कि आपने रीड करना है, आपके पास जो है आपके पास इंटरवल है, ठीक है, आपके पास इंटरवल गिवन है। आप इसको इस तरह से a और b और a और a प्लस आप इस तरह से कीजिए ना कि अगर आपके पास कोई इंटरवल प्रोग्राम के अंदर आपके पास कोई इंटरवल, कोई भी जनरली इंटरवल a b गिवन है, तो आप x जो है x1 जो है उसको b रखिए, आप x2 को a रखिए, और आप x0 जो है उसको b प्लस a डिवाइडेड बाय 2 रखिए, ठीक है। स्टार्ट यहाँ कीजिए और फिर उसके बाद आपकी रूट फाइंडिंग शुरू हो जाएगी।
सो आपने जो है वो डाटा को रीड करना है। डाटा को रीड करने के बाद इससे और आपके पास ये तीनों डाटा पॉइंट्स जो हैं वो कैलकुलेट हो गए, और जब ये कैलकुलेट हुए तो ऑब्वियसली बाकी फंक्शंस वगैरह की वैल्यू तो आपके पास मौजूद हैं और आप आराम से इसको कंप्यूट कर सकते हैं। ये तो था म्यूलर्स मेथड। अब इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आते हैं। उनमें से एक और मेथड है जो फिक्स पोजीशन आइट्रेशन मेथड कहलाता है। फिक्स पोजीशन आइट्रेशन मेथड, इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर आपके पास फर्ज करें जैसे हमने अभी प्रीवियसली लिया था, आपके पास फंक्शन ही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। तो हम क्या करते हैं कि हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं 3x माइनस साइन एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब फिक्स पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि हम ये करेंगे कि हम कोई इस तरह का फंक्शन जी ऑफ एक्स डिफाइन करना चाहेंगे कि वो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमने एक कोई जी एक्स डिफाइन किया, या इन अनदर वर्ड आप ये कहते हो कि आपके पास जो है ये इक्वेशन जो थी आपके पास अब क्या आ गया, अब आपके पास आ गया जी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, या इन अ वे कि हम एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को में जी ऑफ एक्स ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज इक्वल टू दिस थिंग। तो अब आपके पास जो है यहाँ से इक्वल टू 0 हो गया और ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसमें ये है कि इसके साथ अब हम चलेंगे और हम अपनी x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और करस्पॉन्डिंग g ऑफ x कैलकुलेट करेंगे। और आप ये देखिए कि इस केस में क्या होता है कि आपके पास एक जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हमने इसको y को कहा और y जो है अगर हम g ऑफ x करें, ठीक है, फंक्शन कोई भी कर्व ले लें और ये करें तो आपके पास जो है एक तो x जो है इक्वल टू जी एक्स में आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। वो पॉइंट्स जो x और जी एक्स के कॉमन हैं कि यहाँ पे x है तो जी एक्स भी उसके बराबर है, यहाँ भी x है तो जी एक्स उसके करस्पॉन्डिंग उसकी कांस्टेंट, और ये आपका फंक्शन जी एक्स है। तो आपके पास ये बेसिकली ये पॉइंट होगा जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स और g ऑफ x का फंक्शन दे विल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू है। एक तो ये है कि आप सिंपल इसको लीजिए, आपके पास है 3x माइनस साइन एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स। इसको हम डिफाइन करते हैं कि लेट अस से कि हमारे पास ये कोई इस फॉर्म में एफ ऑफ एक्स है ना, तो हम इसको जी एक्स माइनस एक्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको x जो है वो 3x इक्वल टू साइन एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स, ठीक है, सॉरी प्लस, तो आपके पास x आ गया साइन एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 3। तो हम इसको हम जी एक्स डिफाइन कर सकते हैं। सो आपके पास ये आ गया। ठीक है, उसके अलावा दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो साइन एक्स है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3x और माइनस ई रेज़ टू द पावर x। तो यहाँ से x हो गया साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस ई रेज़ टू द पावर x। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आपके पास g ऑफ x हो गया। फिर एक और काम आप कर सकते हैं, ई रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 3x माइनस साइन ऑफ x। तो आपके पास क्या है, लॉग ऑफ, अगर इसका लॉग दोनों साइड पे ले लें तो आपके पास आ जाएगा l इज x इक्वल टू लॉग ऑफ 3x माइनस साइन x। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन डिफरेंट ऑप्शंस में आपके पास बाज़ दफ़ा सोल्यूशन कन्वर्ज करेगा, बाज़ दफ़ा सोल्यूशन डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज क्यों करेगा? क्योंकि आपके पास अगर और कन्वर्ज और डाइवर्ज करना ये डिफरेंट सोल्यूशंस की वजह क्या है, एक तो मल्टीपल रूट्स हैं। हो सकता है एक जो ऑप्शन है वो आप यूज़ करें तो आप एक रूट की तरफ कन्वर्ज करें, या दूसरे मेथड में, दूसरी ऑप्शन में आप दूसरे सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज कर सकते हो।
और क्योंकि ये आपकी लाइन जो है वो आपको फंक्शन वैल्यू जो है फंक्शन जी एफ एक्स और स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स का क्रॉसिंग पॉइंट आपको आता है। सो आपके पास जब भी जी एक्स चेंज होता जाएगा आपके पास वो पॉइंट भी चेंज होता चला जाएगा। सो पास जो है वैल्यूज वो आपकी कन्वर्ज करेंगी, पास वैल्यूज आपकी डाइवर्ज करेंगी। सो दिस इज द फिक्स पोजिशन आइट्रेशन मेथड, और ये बड़ा आसान है कि जब x इक्वल टू जी एक्स हो जाए या एप्सिलॉन एक्स माइनस जी एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसका एल्गोरिथम जो है वो यही है कि आप अपना एक जो भी आप ऑप्शन ले लीजिए और उसको आप लिखिए x इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स। ठीक है, ये आपने लिया। फिर अब इसमें कोई अज्यूम कीजिए कि लेट x इक्वल टू सम x नॉट, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए इनिशियल गैस, और वहां से आप कैलकुलेट करेंगे x1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट। जब ये कैलकुलेट हो गया तो उससे नेक्स्ट पे आप क्या करेंगे कि आपका x2 कैलकुलेट होगा जी ऑफ x1 से, और फिर उसके बाद जब x2 कैलकुलेट हो गया तो वो आपको x3 देगा जो कि जी ऑफ x2 से है। तो इसी तरह से आप चलते चले जाएंगे सो मच सो कि जब आपके पास एरर कम हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स एन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन माइनस वन, और एन वेरीज फ्रॉम नॉट से वन है 1 2 और ये इन्फिनिटी तक आप चले जाते हैं और आपके पास ये सोल्यूशन इस तरीके से आ जाते हैं। अब हमारे पास जो है वो अगर हम एरर देखें, हमारे पास ये जी एफ एक्स के एक पॉइंट एलर्ट से एक्साई है और ये हमारे पास जी एफ एक्साई जो है वो एग्जैक्ट हमें सोल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या आपकी एरर आएगी, एनथ एरर जो है जो एन आइट्रेशन के बाद आ रही है वो हमारे पास होगी जी एफ एक्स आई माइनस जी एफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब ये जो चीज है जी एफ एक्स एन है, एक्स एन माइनस वन है, वो आपकी जो है वैल्यू वो दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू ये एप्सिलॉन एन है। इसी तरह से आपके पास जो एप्सिलॉन एन माइनस वन है वो जी एफ एक्स आई माइनस जी एफ एक्स एन माइनस टू। ठीक है, या फिर आप उसकी प्रीवियस इटरेशन की लेते हैं तो दिस विल बी एक्स एन माइनस जी एफ एक्स एन माइनस एन माइनस वन हो गया और यहाँ से एन माइनस टू। तो आप इस तरह से इसकी एरर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो है वो एरर जो है वो यहाँ से इस मेथड से आपकी कैलकुलेशन जो है वो ये इसी तरह से इटरेशन होगी, और जब आपके पास एक्स एन माइनस ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तो फिर उस वक़्त आप इसको कहेंगे कि दिस इज द रूट, और ये आपके पास फंक्शन जो है कैलकुलेट हो गया। क्रोडरी क्या है कि इफ जी एक्स इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग द फिक्स पॉइंट एक्स आई, एंड इफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस जी एक्स इज लेस देन 1, then there exists an epsilon greater than 0 so that fixed point iteration with g of x converges whenever x minus x naught is less than epsilon। आप एक देखिए कि ये आपकी जो एग्जांपल है कि लेट अस कंसीडर दिस फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप फिक्स पॉइंट पोजीशन आइट्रेशन मेथड में आप कितनी ऑप्शन ले सकते हो। एक चॉइस फॉर जी ऑफ एक्स जो है वो क्या है, वो है पहली तो ये है कि आप सिंपल जो है वो यहाँ पे x को ले लीजिए। ठीक है, आपके पास या सॉरी आप पहली ऑप्शन में आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स माइनस सी। अब इसमें से एक x आप ले लीजिए और एक छोड़ दीजिए, एक छोड़ेंगे तो उसको दूसरी साइड पे, मतलब इससे x स्क्वायर है तो ये आपके पास हो गया, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें एक x से, और इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपके पास c ओवर x आ जाएगा और ये कैंसिल हो गया। अब ये आपके पास आ गया e रेज़ टू द पावर x माइनस c ओवर x। तो ये आपको एक ऑप्शन मिल गई। दूसरी ऑप्शन के लिए आप क्या करेंगे कि वो आप उसमें ये जो है इसको आप यूँ लिख सकते हैं x e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c।
तो फिर आपके पास ये जो है x आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स ई रेज़ टू द पावर x। तो ये एक ऑप्शन है। उसके अलावा आपके पास इसकी ऑप्शन क्या है कि आपने जो है वो हमने कहा कि ये हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स है, वो हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, जी एफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो जी ऑफ एक्स आ जाता है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है। सो हम क्या करेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, और प्लस एक्स। तो यहाँ से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपल ये है, और इस तरह ये आपका एक नया जी एक्स बन गया। अब हम आते हैं इसे एक फंक्शन की तरफ। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी रूट, ये सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसकी रूट्स हैं x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3। ये दो आपके पास इस फंक्शन की रूट्स गिवन हैं। अब हम देखते हैं कि फिक्स पोजीशन मेथड से, आइट्रेशन मेथड से हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर हम देखें तो हमारी ऑप्शंस क्या हैं कि हम एक तो ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 प्लस 3, और फिर आपके पास x क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है, आप देखिए कि हम ये कर सकते हैं कि इसी को हम लिखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और यहाँ से हम x ले सकते हैं 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x। तो एक ये ऑप्शन है, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बाय x। ठीक है, फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आ सकती है कि हम इसको लिखें, इसी को अगर हम लिखें 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और यहाँ से आपके पास x आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी ऑप्शंस ले सकते हैं। अब लेट अस से कि हमारे पास ये रूट्स हैं। ठीक है, तो हम पहली वाली ट्राई करते हैं। पहला वाला ट्राई करें, लेट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब एक्स नॉट आपके पास 0 है तो हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 3। ठीक है, उसके बाद जब हम अंडर रूट 3 की बात करेंगे तो हमारे पास जो है अगेन जो है वो इसे, उसके बाद अब ये जो चीज़ है हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आई है वो ये आ गई। ठीक है, x1 से कैलकुलेट होगा तो फिर हम x2 की बात करेंगे। x2 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x1 प्लस 3 अंडर रूट। ठीक है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास x1 जो है वो आ गया 2 अंडर रूट 3 प्लस 3। ये न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, आप आराम से कंप्यूटर पे कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये आ गया तो आपके पास अब x3 आएगा। x3 क्या होगा, वो होगा 2 टाइम्स x2, जो वैल्यू आपकी यहाँ से कैलकुलेट हुई है, दिस इज x2 प्लस 3 और ये स्क्वायर रूट। तो आप इस तरह से चलते जाएंगे और आप देखिए कि आप कन्वर्ज करते चले जाते हैं किसी वैल्यू की तरफ। फिर दूसरी जो b का है, तो b के लिए आप जो है अगर इसी को स्टार्ट करना चाहें तो लेट अस से कि b इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते इसलिए कि ये डिफाइंड नहीं है। तो हमें अपनी गेस वैल्यू को करने के लिए बेहतर है, मैंने पहले इसको नहीं देखा लेकिन आप इसको अज्यूम करें कि लेट अस से कि x नॉट इज इक्वल टू सम वैल्यू 4। ठीक है, तो हमने 4 किया तो हमारे पास जो है यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई 8 और 11 बाय 4 आपके पास ये आ गया। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू
2.75, ठीक है, ये आपकी बेस्ट वैल्यू आ गई। वहाँ से x2 कैलकुलेट करना है तो वो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 11/4, तो ये आपके पास आ जाता है 2 + 12/11 और 22 और 32 और 34/11 जो है वो आपके पास ये वैल्यू आ गई। सो आप इस तरह से कैलकुलेट करते चले जाएं तो आप देखिए कि आप रीच करते हैं इन दोनों रूट में से किसी एक रूट की तरफ, और आप प्रोबेबली जो है रीच करेंगे एट x = 3 पे, और आपके पास सोल्यूशन इस तरह से आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप थर्ड ऑप्शन को भी देख सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन में भी आपके पास जो है वैल्यूज इसी तरीके से कैलकुलेट होती चली जाएंगी, और इन तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो आपकी एक रूट को कन्वर्ज करेगी, हो सकता है दोनों एक ही रूट को कन्वर्ज करें, और जो है आपकी कोई वैल्यू डाइवर्ज भी कर सकती है। सो ये सारी ऑप्शन आप ट्राई कीजिएगा, और आप गेस वैल्यू चेंज करेंगे, आप नियर द रूट कोई वैल्यू गेस करेंगे तो ऑब्वियसली आप उस रूट की तरफ जाएंगे। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल रूट्स वाले कोई फंक्शंस हैं जिसमें एक से ज़्यादा रूट्स हैं, तो कोई भी गेस वैल्यू किसी एक जो अगर कन्वर्ज कर रही है तो किसी एक जो है रूट की तरफ वो आप उसमें आपको आंसर आ जाएगा, और आप वहाँ पे उसमें अदर अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शंस क्या है कि अनदर अरेंजमेंट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 3। आपके पास जो है वो फंक्शन देखिए कि आपके पास फंक्शन है x² - 2x - 3, तो हम इसको x² - 2x - 3 जो है वो हम यहाँ पे लिख भी लें, x² - 2x - 3 = 0। तो एक अरेंजमेंट ये भी है कि यहाँ पे आपने x कॉमन ले लिया तो x - 2 आ गया, -3 = 0, तो आपके पास x और x - 2 = 3, और इसको दोनों साइड से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा x = 3 x - 2। तो सो आप ये एक अरेंजमेंट ये भी कर सकते हैं, और इस अरेंजमेंट को भी हम इसी तरीके से वैल्यू कोई भी दे के, क्योंकि हमारे पास रूट्स हम कहते हैं कि -1 और 3 जो है वो दो रूट्स हैं इसकी। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी और गेस वैल्यू लेट से इसमें भी x4 करें, हम अवॉइड करेंगे x0 को, क्योंकि कुछ अरेंजमेंट में x जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। सो लेट अस से दिस x0 = 4। जब 4 आएगा तो ये पहला 3/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर अगेन हम इसको यूज़ करेंगे तो 3/2 से यूज़ करेंगे, और इसी तरह से हम वैल्यूज़ को चलाते चले जाएंगे और हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। लेट्स से जैसे x0 = 4, तो आपके पास जो है वो g(x)0 क्या आएगा, g(x)0 आपके पास आ जाएगा 3/4 - 2, दिस इज इक्वल टू 3/2, और ये आपके पास क्या है, g(x)0 जो है वो x1 के बराबर है। फिर उसके बाद g(x1) आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 3/2 - 2, दिस इज इक्वल टू 4 और -1/4 1/2, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है, 4 और -1/2, तो ये -6 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया x2। उसके बाद आप देखिए कि g(x)2 क्या है, दिस इज इक्वल टू 3/6, तो ये आ जाता है -1/2, ये आपके पास हो गया x3। फिर उसके बाद g(x3) जो है वो आपके पास आ जाता है 3/(-1/2 - 2), दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4, 4 - 1 5 - 5, और जो है ये 6 हो गया, ठीक है। और फिर ये आपके पास आ गया x4। तो इसी तरह से अगर आप देखें 3/2 -6 1/2 और 6/5 ये ऑसिलेट भी कर सकता है, ऑसिलेट करता है। x4 पे आप आइए तो आपके पास g(x4) जो है दिस इज इक्वल टू 3/6 5 - 2, दिस इज -10 - 3
और ये हो गया 15 5 के साथ, और ये हो गया 10 और -16। तो आप देखिए कि आपकी वैल्यू जो है माइनस के साथ चल रही है, और माइनस के साथ 15/16 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -1। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -1। तो आप देखें कि आपका ये रिजल्ट ऑक्सीलेट करते करते आपकी एक रूट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा क्लोजर होगा। सो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो है सोल्यूशन जब अप्रोच कर रहा हो रूट की तरफ तो ऑसिलेट कर सकता है, बट कन्वर्ज कर सकता है। लेकिन देयर आर केसेस कि जब आपका सोल्यूशन जो है वो डाइवर्ज भी कर सकता है। अब ये है कि हमने ये देखा, और एक थर्ड जो अरेंजमेंट है लेट अस से उसको भी हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास ये वैल्यू है, और इसके लिए भी हम देखें कि हम अगर गेस करें कि हमने अभी गेस किया था x0 इक्वल टू 4 को। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, g ऑफ x0 आ जाएगा 4 16 माइनस 3 ओवर 2, तो ये आपके पास आ गया 13/2। ठीक है, और ये आपके पास हो गया x1। फिर g ऑफ x1 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 13/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये आपके पास हो गया 13 3 39 और 3 13 और 16 169/4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास है, यहाँ पे 12 है तो ये 157 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए 13/2 है, 57/2 है, ये आपके पास x2 आ गया। इसी तरह से g ऑफ x2 आप कैलकुलेट कीजिए, दिस इज इक्वल टू 157/2 होल स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप ये देखें कि ये उससे भी लार्जर वैल्यू है। सो हमारे पास ये जो अरेंजमेंट है इसमें हमारे पास सोल्यूशन जो है वो डाइवर्ज कर रहा है कि हमारी वैल्यूज जो हैं वो बड़ी से बड़ी होती जा रही हैं, वापस नहीं आ रही। सो ये आपकी वैल्यू जो है वो इससे डाइवर्ज कर रही है। So observe that with the successive iterates, the point on the curve converges to a fixed point or else diverge. It appears that the different behavior depends on whether the slope of the curve is greater, less or of opposite sign to the slope of the line. ठीक है, आपने एक लाइन बनाई है और उसकी स्लोप के साथ उससे बड़ी है, उससे लेस है या उससे अपोजिट साइन में है, विच इज इक्वल टू +1। ठीक है, स्लोप आपकी 1 है क्योंकि आपका y इज इक्वल टू x है, और 1 और उससे ग्रेटर है, उससे लेस है, या उससे जो है ना वो अपोजिट साइन के साथ है। तो उस केस में आपके पास जो है वो वैल्यूज जो हैं उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगी। सो बच्चा, आज का लेक्चर ये था कि जिसमें हमने आपको दो मजीद मेथड बताए। एक म्यूलर्स मेथड बताया जिसमें आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, और 3 डाटा पॉइंट्स आपको चाहिए, वो उसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से मैंने रूट्स कैलकुलेट करनी बताई हैं। दूसरा मेथड था वो जो फिक्स आइट्रेशन मेथड था, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड था। उसके लिए हमने कहा कि हम अपने फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे इन द फॉर्म एज x इक्वल टू g ऑफ x में, और फिर उसके बाद जितनी भी हमारे पास अरेंजमेंट पॉसिबल्स हैं हम उनको में से किसी को भी ट्राई करेंगे। या तो वो डाइवर्ज करेगी, अगर डाइवर्ज करेगी तो हम कोई दूसरी अरेंजमेंट देखेंगे, और अगर वो कन्वर्ज करेगी तो आपके पास वो उस फंक्शन की जो इतनी भी रूट्स हैं उनमें से आइदर किसी भी रूट की तरफ वो कन्वर्ज करेगी। सो हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स के साथ उसके डिफरेंट रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका जो बिहेवियर है वो कन्वर्ज करता है। वो उससे मैंने आपसे कहा ना कि आपका g ऑफ x जो है वो y इज इक्वल टू x जो है लाइन को क्रॉस कर रहा होता है, और क्योंकि हम gx डिफरेंट अरेंजमेंट में हमारे पास gx डिफरेंट आता है, सो इसलिए हमारे पास कभी वो कन्वर्ज कर रहा होता है फंक्शन, कभी डाइवर्ज कर रहा होता है। और वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो स्लोप है, आपके जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर है, लेस है, या विद ऑपोजिट साइन है टू द स्लोप ऑफ द लाइन जो कि 1 है।
ठीक है, तो हमने आज ये तो दो चीज़ें पढ़ी, उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। इसको मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं। ऑब्वियसली हम कोई ऐसा फंक्शन उठाते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं इतनी कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा या कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखने के लिए। मैं कोशिश करूंगी मैं नेक्स्ट टाइम से उनकी वैल्यूज़ के पहले ही कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अंडर रूट और ये वो इनकी वैल्यूज़ ज़बानी कैलकुलेट करनी नहीं आती। सो मैं इनकी वैल्यूज़ लेके आऊंगी ताकि मैं आपको एक्जैक्टली वो वैल्यूज़ बता सकूं कि किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही होती हैं। लेकिन ये है कि ये आपका काम है कि आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को बैठ के अपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें। बहुत सिंपल प्रोग्राम्स हैं। फोर्ट्रैन का कोई भी पैकेज आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, और उसको डाउनलोड करके आप छोटे प्रोग्राम लिख के इससे शुरू कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बगैर लैब के, बगैर कंप्यूटर पे काम किए आपका ये जो है ना सब्जेक्ट ये ज़ीरो हो जाता है जब तक कि आप इसको कंप्यूटर पे प्रैक्टिस ना कर लें। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।